जय हिंद दोस्तों। आज का लेक्चर जो है ये डॉट प्रोडक्ट का लेक्चर है, जिसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट का जो लास्ट लेक्चर है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इन मैकेनिक्स। आपने वर्क डन का नाम सुना होगा, तो वर्क डन जो है आपको कहाँ पढ़ना है, तो डॉट प्रोडक्ट में ही पढ़ना है। तो पहले कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वर्क डन देखेंगे। तो एक प्रॉब्लम मैं लिख के रखा हूँ, कह रहा है कि इफ़ द वेक्टर ए c इंटू लॉग एक्स बेस टू आई कैप माइनस 6j कैप प्लस थ्राइस के कैप, कोई दूसरा वेक्टर b है, ये है आपका लॉग एक्स बेस टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2c लॉग एक्स बेस टू k कैप, मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल। ये दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, ठीक है, फॉर एनी x जो कि पॉजिटिव x है। 0 से इन्फिनिटी ओपन का मतलब पॉजिटिव x है, ठीक है। तो कह रहा है देन डिटरमाइन द इंटरवल, ठीक है, टू विच c बिलोंग्स, जहाँ पर c आपका लाई कर रहा है, मतलब c का वो c के लिए आपको c का इंटरवल बताना है, मतलब c का रेंज बताना है आपको कि c का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ठीक है। इसमें एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। क्या कि a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। तो सबसे पहले जो वेक्टर्स दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे गिवन वेक्टर्स, ठीक है। क्या क्या है, एक वेक्टर a है जो कि आपका है c इंटू लॉग एक्स बेस टू आई कैप माइनस 6j कैप प्लस थ्राइस के कैप, ये a वेक्टर है। b वेक्टर कितना है, तो ये हो जाएगा log x बेस टू आई कैप, ये हो जाएगा प्लस 2j कैप प्लस ट्वाइस c log x बेस टू k कैप, ये आपका दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डॉट प्रोडक्ट होगा किसका किसका, a और b का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a और b का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो आपका निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट होता है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। बट अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो डॉट प्रोडक्ट आपका निगेटिव हो जाएगा, ये हम लोग पहले से जानते हैं। चलिए आई जे के टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है आपका ए वेक्टर बी वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग लिख सकते हैं। कैसा लिखेंगे, तो आई का आई के साथ, तो बोलो कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर ये हो जाएगा c, यहाँ हो जाएगा log x बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस 12 और प्लस 6c, ये हो जाएगा log x बेस 2 लेस देन 0। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा c इंटू, ये हो जाएगा log x बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6c इंटू log x बेस 2 माइनस 12 लेस देन 0, ठीक है। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, किसके टर्म में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ log x बेस 2, ठीक है। तो यहां तक आप इसको देख सकते हैं, एक नज़र इसको देखिए। ठीक है, चलो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये आपका निगेटिव है, तो एक काम करते हैं, इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है, तो यहाँ पे 6c, तो 36c स्क्वायर माइनस 4a के जगह में कितना है खुद c, और c की जगह में कितना है 12, तो हो जाएगा माइनस 12। तो अल्टीमेटली कितना हो गया 36c स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 48c हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अभी जो मेरा एक्सप्रेशन है वो कह रहा है कि ये निगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब सिचुएशन इस तरह का है कि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, हमको पता है क्वाड्रेटिक जो फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक होगा, और वो भी कौन सा पैराबोलिक होगा, या तो कप शेप होगा या तो इन्वर्टेड कप शेप होगा। लेकिन क्योंकि ये निगेटिव है इसका मतलब इन्वर्टेड कप शेप है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है इसका कंडीशन होता है d लेस देन 0 और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो भी आपका निगेटिव हो जाएगा क्योंकि इन्वर्टेड कप शेप है। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो किसके टर्म में है, log x बेस 2 के टर्म में, उसका जो कोफिशिएंट है वो c है। इसका मतलब यहाँ c क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो देयरफॉर इस सिचुएशन को क्लियर करते हुए देखते हैं कि c आपका निगेटिव हो गया, तो एक
ये आपका एक रिजल्ट हो गया सी के टर्म में। और डी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया है डी, आल्सो डी लेस देन 0, तो डी है 36c स्क्वायर प्लस 48c, ठीक है, ये हो गया लेस देन 0। यहाँ से आप 12c कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा 3c प्लस 4 हो जाएगा। अब फिर ये क्या आया, इनिक्वलिटी आया। और आपको जब भी पता है कि इनिक्वलिटी का सवाल जब भी हम लोग डील करते हैं तो कहाँ करते हैं, तो साइन स्कीम में। तो ये साइन स्कीम हो गया, ये c का वैल्यू 0, एक रूट c का वैल्यू 0 और एक रूट हो गया c का वैल्यू -4/3, तो यहाँ हो गया -4/3 और यहाँ हो गया c का वैल्यू 0। अब देखो c स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो आपका 36 है जो कि पॉजिटिव है, इसका मतलब बीच में नेगेटिव, दोनों तरफ पॉजिटिव। हमको कौन सा साइन चाहिए, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, तो -4/3 से 0। तो अल्टीमेटली यहाँ जो c का वैल्यू होगा वो आपका कह रहा है -4/3 से 0 के बीच में होना चाहिए। ये आपका कितना नंबर हुआ, 2 नंबर। पहला नंबर कह रहा है कि c का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा वैल्यू कह रहा है कि c का वैल्यू नेगेटिव होगा लेकिन -4/3 से बड़ा होगा। तो अल्टीमेटली जो आंसर होगा आपका c बिलोंग्स टू -4/3 से बड़ा और 0 से छोटा, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, आपको बता दें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं खास करके वहाँ पे क्वेश्चन चाहे कहीं का हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन्वॉल्व जरूर करता है। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन्वॉल्व करने पर होता क्या है कि उसका जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो जाता है और सॉल्यूशन तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि हम लोग उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशंस का हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशंस करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी उसी पे बेस्ड था। क्वेश्चन तो बस वेक्टर का ही था, लेकिन जब इसको हम वर्कआउट करते हैं तो हमको पता चलता है क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज आ गया। ठीक है, और फिर क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज आ गया तो फिर उसको डील करने के लिए क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी में हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर इस तरह का सिचुएशन होता है तो कंडीशन ये होगा, और इसी कंडीशंस को लेके फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमको रिजल्ट सी का वैल्यू मिल जाता है। दैट्स वाई हम लोग फाइनली क्या मिल जाता है, सी का रेंज मिल गया जहाँ से जहाँ तक वो लाई कर रहा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, एक दूसरा क्वेश्चन है जो बोर्ड पे आपका लिखा हुआ है, कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड एन एंगल 60 डिग्री विद द वेक्टर j कैप माइनस k कैप। मतलब एक यूनिट वेक्टर है जो कि दो वेक्टर्स के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाया है, ये आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो कहता है उस यूनिट वेक्टर को निकालिए। हमको पता नहीं है, हम लिखते हैं सॉल्यूशन, लेट दी रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर बी सी मान लिए, और वो हो जाएगा c1i कैप प्लस c2j कैप प्लस c3k कैप। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है इसलिए c वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, c वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, कहने का मतलब c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस c3 का स्क्वायर रूट, ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस c3 का स्क्वायर जो है कितना के बराबर हो गया, 1। इसको एक नंबर मान लो। फिर हम आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद कह रहा है कि इस वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाया, तो इसके साथ बना रहा है आपका 45 डिग्री। तो हमको पता है कि c का डॉट अगर हम करेंगे किसके साथ, तो 2i प्लस 2j माइनस k के साथ, तो इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3, और बीच का एंगल तो ये हो जाएगा कॉस, बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। तो हो जाएगा 3/cos 45 डिग्री कितना होता है, √2। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2c1 प्लस 2c2 माइनस c3 इज इक्वल टू 3/√2 हो जाएगा। ये आपका 2 नंबर हो गया। आल्सो फिर क्या कर रहा है कि ये जो आपका ये वाला वेक्टर है j माइनस k, इसके साथ c जो है 60 डिग्री बना रहा है, तो इसका मतलब c डॉट ये हो जाएगा j माइनस k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c का मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2, और बीच का एंगल कितना है cos 60,
cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा √2/2, कहने का मतलब 1/√2। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा C2 - C3 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/√3। अब ये कितना नंबर हो गया आपका 3 नंबर। ठीक है, तो मेरे पास 3 रिलेशन आया। एक रिलेशन आपका आ गया किसमें, एक रिलेशन आ गया C1 C2 C3 में, मतलब तीनों ही रिलेशन आपका C1 C2 C3 में है। अब मेरा पर्पस है कि इन तीनों को सॉल्व करके, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है कि जितना अननोन रहेगा उतना रिलेशन चाहिए, तो आपके पास ऑब्वियसली उतना रिलेशन है, बट आपको उसको सॉल्व करना है। तो अब करना क्या है कि इन तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके जो है आप इसका वैल्यू निकालिए। तो ये काम आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, आपका होमवर्क, मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे ऑन सॉल्विंग 1, 2 and 3 वी गेट। ठीक है, क्या लिखेंगे, हम लोग को जो डाटा मिलेगा, ठीक है, उस मिलेगा आपको C1 का जो वैल्यू है ठीक है, हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा C1 का जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा आपका कितना, तो 1/√3 और C1 का वैल्यू एक सेट में मिलेगा C2 का वैल्यू कितना 0 और एक सेट में मिलेगा C3 का वैल्यू -1/√2। ठीक है, ये √2 है आपका। और जो दूसरा सेट है उसमें आपको C1 का वैल्यू मिलेगा कितना 1/3√2, ये C2 का वैल्यू मिलेगा कितना 4/3√2 और C3 का वैल्यू मिलेगा 1/3√2। ठीक है, मतलब आपको दो आंसर मिलेंगे, एक सेट में आपको ये मिलेगा और दूसरा सेट में आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो आप ये आंसर निकाल सकते हैं। अब इसको IJ के कैरेक्टर में लिख दीजिए, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देयरफॉर वेक्टर्स क्या क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/√2 i कैप, ठीक है, और -1/√2 k कैप। एक वेक्टर ये हो जाएगा, दूसरा वेक्टर हो जाएगा C वेक्टर इज इक्वल टू 1/3√2 i कैप, ठीक है, और प्लस 4/3√2 j कैप और प्लस 1/3√2 k कैप। तो ये दो फाइनल आंसर मिल रहा है। जब आप क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो C1 C2 C3 सबका डबल वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब इस केस में आपको दो आंसर्स मिलेंगे और दो आंसर आपके सामने हैं। क्लियर, चलिए आइए। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन। कहाँ पर, तो मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स का कहने का मतलब फिजिक्स में। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो है यहाँ पे वो है आपका वर्क डन। बहुत लोग, आप लोग में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये वर्क डन क्या होता है जी, तो होता ये है कि जब कोई एक पार्टिकल पर एक फोर्स आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और हमको पता है कि जब भी किसी पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या कर सकता है कि अपना जो क्या कहते हैं पोजीशन है वो चेंज करेगा। तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाएगा तो ऑब्वियसली वो डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं होता है तब जाके हम कहेंगे कि वो जो फोर्स है वो वर्क डन किया है। मतलब कोई फोर्स वर्क डन तब कहलाएगा जब हम किसी पार्टिकल में वो फोर्स अप्लाई करेंगे और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, तभी जाके हम कहेंगे कि वो फोर्स जो है, वो जो फोर्स है वो उसके द्वारा वर्क डन हुआ है। चलिए, वही चीज़ हम यहाँ नोट में लिखे हुए हैं। ठीक है, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज सेड टू डू वर्क। कोई फोर्स वर्क तब करेगा जब इफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन विच इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू द फोर्स। जब फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं होगा तभी जाके हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि वर्क डन हुआ है। ठीक है, चलिए आइए वर्क डन कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे। कहता है, देखो यहाँ पे
यहाँ पर ए में मैंने एक पार्टिकल रख दिया और यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एफ फोर्स। इस एफ फोर्स के अप्लाई करने पर, ठीक है, ये जो पार्टिकल जो कि ए पे था ये आपका बी पे जाके खसक गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया ए बी। कब? जब हम फोर्स लगा रहे हैं। इन दोनों के बीच का एंगल है मान लो थीटा, ठीक है। तो वही चीज लिखे हैं, इफ ए फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द पार्टिकल एट पी सच दैट पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू बी, पार्टिकल जो है खसक करके कहां से कहां जा रहा है, ए से बी आ जा रहा है। देन वर्क डन जो होगा उस केस में इज कितना हो जाएगा, तो एफ ए बी कॉस थीटा, मतलब एफ फोर्स का मैग्नीट्यूड और ए बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। आप देख सकते हैं कि ए बी कॉस थीटा जो है वो आपका कंपोनेंट है फोर्स के अलॉन्ग। ये भी कह सकते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग फोर्स, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे किसको, तो डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट होगा किसके अलॉन्ग, फोर्स के अलॉन्ग, उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के अलॉन्ग कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो फोर्स को ए बी कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। अब बताइए, फोर्स भी एक वेक्टर है और ए बी डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, और यहाँ बीच का एंगल थीटा था तो कॉस थीटा लिखा हुआ है। हम लोग पता है कि ए वेक्टर है बी वेक्टर है, ए बी कॉस थीटा तब होता है जब हम ए डॉट बी लिखते हैं। इसका मतलब 100% हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर। मान लो कि डिस्प्लेसमेंट ए बी जो है वो एस हो गया, तो इस ए बी वेक्टर को एस मान लिए, तो यहाँ लिख सकते हैं एफ डॉट एस। इसलिए वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है एफ डॉट एस, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एफ हो गया फोर्स और एस से हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? चलिए, अब ये जो नोट है इसका मतलब ये हुआ, याद कीजिए, एक कुली जो है बोझड होता है, ठीक है, तो सर पे अपना बोझ रखता है। उस बोझ के वजह से उसमें जो वेट होता है वो आपका डाउनवर्ड होता है, ठीक है, मतलब जो फोर्स लगा वो डाउनवर्ड हुआ, लेकिन वो मूव कर रहा है फॉरवर्ड। तो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड, ये देखिए, ये आपका डाउनवर्ड है और ये आपका फॉरवर्ड है। तो डाउनवर्ड फॉरवर्ड के बीच में कितना डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का एंगल बना। इसका मतलब साइंस की भाषा में कोई एक कुली जो है वर्क नहीं करता है, क्योंकि उसमें जो वेट है वो लगता है डाउनवर्ड। इसका मतलब फोर्स लगा डाउनवर्ड और मूव किया फॉरवर्ड, बीच का एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब पुली जो है वर्क नहीं करता है। और हम लोग जो है किसी भी आदमी को जब भी हम कुछ पैसा देते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब उसका मेहनताना देते हैं। जब वो मेहनत करता है, जब वो वर्क करता है, काम के बदले में पैसा दिया जाता है। तो जब कुली पैसा ही नहीं, मतलब काम ही नहीं किया, तो उसको आप पैसा दे रहे हैं, ठीक है, ये तो गलत बात हो गया। तो ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि कुली जो है बोझड होता है तो ये वर्क कर रहा है। साइंस की भाषा में उसे वर्क डन नहीं बोलोगे, लेकिन वो वर्क कर रहा है, उस बेचारे का हक है, उसको तो आपको पैसा देना ही देना है। अगर नहीं देखिए तब देखिए कितना आपका हंगामा खड़ा कर देगा वो। इसलिए वर्क डन जो है, वर्क डन तभी परफॉर्म होता है या वर्क डन तभी निकलता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री छोड़ के कुछ भी एंगल हो जाए, तो उस केस में वर्क डन हो जाएगा। अगर 90 डिग्री बनेगा तो कभी भी वर्क डन नहीं होगा, मीन्स वर्क डन उस केस में क्या होगा, 0 हो जाएगा। यही है वर्क डन का कहानी। लेकिन अभी हमने क्या देखा, एक सिंगल फोर्स और एक सिंगल डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स एक लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट बहुत जगह होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ फोर्सेज है और डिस्प्लेसमेंट एक तरफ होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई हैवी सामान हो गया और उस हैवी सामान को हमको क्या करना है, घसकाना है। मान लो कि घर में कोई अलमीरा है और वो जो है उसमें आप अगर आप पुश करते हैं, आप अकेले पुश करते हैं और वो जो है आपका डिस्प्लेस नहीं हो पाता है, तो वैसे केसेस में क्या करते हैं, आप घर के 3-4 मेंबर को और बुला लेते हैं और बोलते हैं कि इसको पुश कीजिए। और जब उसको पुश किया जाता है तो वो जहाँ पे ले जाना चाहते हैं खसक करके वहाँ चल जाता है। इसका मतलब इस केस में सारे लोग मिलकर के एक फोर्स लगाए तो नंबर ऑफ फोर्सेज हो गया और डिस्प्लेसमेंट एक हो गया, तो इस केस में भी वर्क डन हुआ है आपका, ठीक है। तो वर्क डन 3 तरह से होता है, सिंगल फोर्स सिंगल डिस्प्लेसमेंट, या फिर सिंगल फोर्स नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और या फिर नंबर ऑफ फोर्सेस एंड सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सबके सब लास्ट में जो आंसर आता है वो एफ डॉट एस ही होता है। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट, तो आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो याद रखिएगा वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, एफ डॉट एस। एफ हो गया फोर्स, एस हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जो केस है वो है नंबर ऑफ फोर्सेज एंड सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ये देखो, मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस पे जो है आप बहुत सारा फोर्स लगा रहे हैं। ये F1 फोर्स हो गया,
ये आपका F2 फोर्स हो गया, उसी तरह से ये आपका F3 फोर्स हो गया, और ये चलते रहेगा। और मान लो कि ये लास्ट में आपने क्या किया, Fn फोर्स लगा दिया। पार्टिकल पहले A पे था, जो मूव करके कहाँ पे पहुँच गया, B पे पहुँच गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो इस केस में जो वर्क डन होगा, वर्क डन वो हो जाएगा सारे फोर्स का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि रिजल्टेंट का मतलब होता है सम। तो जितना सारा भी फोर्स है सबका आप सम कीजिएगा तो रिजल्टेंट हो जाएगा। और डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर है। अब इस F1 से लेकर के Fn तक का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगा। तो इसका रिजल्टेंट को हम लोग लिखते हैं Fr, मतलब रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3 डैश 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 Fn। ठीक है, और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई किए, ए बी के साथ। तो आप देख रहे हो यहाँ भी क्या हो रहा है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है, मतलब F डॉट एस ही हो रहा है। इसलिए चाहे बहुत सारा फोर्स रहे, डिस्प्लेसमेंट एक ही रहे, तब भी आपका फॉर्मूला वही होता है। अंतर बस इतना है कि यहाँ पे सारे नंबर ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट ले लेते हैं, और वो रिजल्टेंट और डॉट डिस्प्लेसमेंट जो भी आपको डाटा देगा ये आपको वर्क डन प्रोवाइड कर देगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखेंगे एक फोर्स और नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलिए मान लो कि कोई पार्टिकल स्टार्टिंग में ए पे है और उसमें आप F फोर्स जो है अप्लाई कर रहे हैं। पहले ये पार्टिकल A1 है, उसके बाद ये पार्टिकल मूव करके कहाँ गया, A2 गया, फिर ये पार्टिकल मूव करके कहाँ गया, A3 के पास गया, फिर ये पार्टिकल मूव करके कहाँ गया, A4 के पास गया। ठीक है, चलिए आइए। उसके बाद फिर ये पार्टिकल मूव करके कहाँ गया, A5 के पास गया, और फिर A5 से A6 के पास गया। ठीक है, और फिर A6 से A7, और इस तरह से चलते गया आपका, इस तरह से चलते गया, और लास्ट में यहाँ आके आपका AN पे स्टॉप कर गया। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, उसका हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं वर्क डन। वर्क डन, यहाँ देखो एक ही फोर्स लग रहा है F, लेकिन जो पार्टिकल है वो डिस्प्लेस हो रहा है नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट में। कहने का मतलब फोर्स तो F ही हुआ है F, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ, तो पहले A1 से A2 गया, इसका मतलब एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, प्लस सारे डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट ले लेंगे। इसके बाद A2 से A3 प्लस फिर A3 से A4, ये चलते गया है, लास्ट में AN-1 से AN तक गया होगा। ठीक है, और हमको पता है कि जब हम पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं तो A1 से लेकर के A2, A2 प्लस A3, A3 प्लस A4 जब हम सबको ऐड करते हैं, सबका रिजल्टेंट लेते हैं, तो जो फाइनल रिजल्टेंट होता है वो आपको क्या मिलता है, स्टार्टिंग शुरू वाले का टेल और लास्ट वाले का हेड, और टेकिंग इन अपोजिट सेंस, मतलब A1 से AN हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा A1 से AN वेक्टर। ये कहाँ से आया, फ्रॉम पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर? अब ये फाइनली देख रहे हैं कि ये F फोर्स हो गया और A1 से AN तक क्या है, खुद एक डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब चाहे एक फोर्स हो और उसके बदले नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर्क डन का फॉर्मूला सेम ही रहता है, जो कि F डॉट एस के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो एक चीज तो यहाँ क्लियर हो गया कि वर्क डन हमेशा F डॉट एस होगा, चाहे सिंगल फोर्स सिंगल डिस्प्लेसमेंट रहे, सिंगल फोर्स नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट रहे, या नंबर ऑफ फोर्सेस सिंगल डिस्प्लेसमेंट रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे कि दो फोर्स दिया हुआ है, एक है F1, दूसरा है F2। ये किसी पार्टिकल पर एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल जो कि पहले A पॉइंट पे था वो मूव करके B पॉइंट पे पहुंच जाता है। अगर A और B का पोजीशन वेक्टर प्रोवाइड किया हुआ है तो कहता है फाइंड इट्स वर्क डन। मतलब सीधा सीधी बात है, इसमें वर्क डन आपको पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले जो फोर्स दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो F1 फोर्स कितना है, तो थ्राइस आई कैप माइनस ट्वाइस जे कैप प्लस के कैप। F2 फोर्स कितना है, तो दिस इज इक्वल टू कितना है, तो आई कैप प्लस थ्राइस जे कैप माइनस 5 के कैप। आप दोनों का रिजल्टेंट ले लीजिए। रिजल्टेंट का मतलब होता है सम, कहने का मतलब F1 प्लस
F2 वेक्टर, ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट। तो बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4i कैप, ये हो जाएगा प्लस जे कैप, ये हो जाएगा माइनस 4k कैप। इसी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं FR वेक्टर, ये हम मान लिए अपने मन से, ठीक है। चलिए आइए आल्सो अब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है कि पहले पार्टिकल A में था, मूव करके B में गया, तो AB वेक्टर हो जाएगा। तो AB वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा OB माइनस OA। याद कीजिए फाइनल माइनस इनिशियल, इन दोनों का B और A का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो ये B का पोजीशन वेक्टर है। तो दिस इज इक्वल टू थ्राइस i कैप माइनस 7j कैप प्लस ट्वाइस k कैप। ये हो जाएगा आपका B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर कितना है, माइनस ऑफ ट्वाइस i कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 5i कैप और ये हो जाएगा माइनस 7j कैप और यहाँ हो जाएगा माइनस 3k कैप, ठीक है। ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब लिखेंगे रिक्वायर्ड वर्क डन। वर्क डन क्या होगा जी, तो F रिजल्टेंट और डॉट AB वेक्टर, ये दोनों हम लोग निकाल चुके हैं। तो बोलो कितना हो जाएगा, 4 × 5 तो हो जाएगा 20, ये हो जाएगा माइनस 7, ये हो जाएगा प्लस 4 × 12 तो हो जाएगा 32, 12 माइनस 7 करने का मतलब 25, ठीक है। वर्क डन क्या होगा, तो जूल, ये हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया। या फिर एक काम कीजिए, यहाँ तो वर्क डन का यूनिट नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है, न्यूटन मीटर एक्चुअली होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो इतना यूनिट लिख दीजिए। लेकिन वही अगर फोर्स आपका न्यूटन में देता, डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता, तो हो जाता इसका यूनिट न्यूटन मीटर, जो कि जूल के बराबर हो जाता है, ठीक है। चलिए ये आप देख सकते हैं आंसर। हेलो फ्रेंड्स, ये एक दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी वर्क डन ही निकालना है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा चेंज किए हुए हैं। इसमें क्या किया है कि दो फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है अलग अलग करके दिया हुआ है। और हमको पता है फोर्स जो होता है खुद एक वेक्टर होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एक साथ होगा। और किसी फोर्स के बारे में बताए थे कि किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यूनिट वेक्टर उसका डायरेक्शन होता है, तो कंप्लीट एक वेक्टर बन जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लेकर के हम लोग F1 और F2 लिखने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशंस लिखेंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे गिवन वेक्टर्स, गिवन फोर्सेस। एक को F1 मान लो, बोलो F1 क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट और डायरेक्शन जो है इसके अलॉन्ग है। याद कीजिए ये खुद एक वेक्टर है, किसी के अलॉन्ग डायरेक्शन लेना है मतलब उसका यूनिट वेक्टर लेंगे। तो इसका यूनिट वेक्टर बोलो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6i कैप प्लस ट्वाइस j कैप प्लस थ्राइस k कैप। ये एक वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ सिर्फ यूनिट वेक्टर चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो 36 प्लस 4 40 और प्लस 9 का स्क्वायर रूट 49 का स्क्वायर रूट 7, तो ये हो जाएगा 7। तो ये जो है F1 फोर्स हो गया। उसी तरह से आप F2 फोर्स निकाल लीजिए। बोलो F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है जी, 3, तो ये हो जाएगा 3। डायरेक्शन कहाँ से लिखोगे, तो इसके अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो इसके अलॉन्ग फोर्स लग रहा है, तो ये हो जाएगा थ्राइस i कैप माइनस ट्वाइस j कैप प्लस 6k कैप। फिर वही बात, यहाँ भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो क्योंकि आपको रिजल्टेंट चाहिए तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा FR, बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 9, तो हो जाएगा 39i कैप। ये देखो 10 और यहाँ माइनस 6, तो हो जाएगा प्लस 4j कैप। ये हो जाएगा 15 और प्लस ये हो जाएगा आपका 18, तो हो जाएगा प्लस 33k कैप, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि 7 दोनों के डिनोमिनेटर में था, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कहाँ से कहाँ मूव किया है कि जब आप उन दोनों फोर्स को लगाते हैं तो जो पॉइंट होता है, जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो पार्टिकल है वो मूव यहाँ से यहाँ कट जाता है। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 4 में से 2 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 में से 2, 4 माइनस 2i कैप। मैंने बोला था ना कि अगर कोऑर्डिनेट कटर में दिया हुआ है तो उसको ij के कटर में लिख करके वेक्टर बना सकते हो। उसके बाद 3 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 2, ये हो जाएगा j कैप। और फिर 1 में से -1 घटाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस -1 तो +1, और ये हो जाएगा k कैप। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, ट्वाइस i कैप प्लस j कैप प्लस ट्वाइस k कैप।
ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो देयरफॉर आपको निकालना है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है जी, तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स और डॉट डिस्प्लेसमेंट। चलिए बोलो कितना हो जाएगा, 39 इंटू 2 18 7 78, अब प्लस ये हो जाएगा 4 और प्लस 33 66 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 7, 66 ये हो गया 70, 7 7 14 140, 148 डिवाइडेड बाई 7। सही है, 148/7 हो जाएगा। ठीक है, इतना यूनिट हो गया। तो यही है आपका वर्क डन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। आई होप कि वर्क डन का सवाल आप इजी में बना सकते हैं। और आपको बता दें ये आपके सिलेबस में भी है, और पहले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता था खास करके वो AIEEE, उसमें हर साल हमको अभी तक याद है 2002 से AIEEE का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, तो हर साल जो है वर्क डन का क्वेश्चन रहता ही रहता था। ऐसे भी वर्क डन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं, और है कुछ नहीं F.S है, बहुत ईजी है, बस आपको सिर्फ उसको वर्कआउट करना है। ठीक है, तो इस लेक्चर के बाद डॉट प्रोडक्ट आपका ख़त्म होता है, और अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।